जय श्री श्याम एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मूड डिसऑर्डर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था, जो कि F22 F29 चैप्टर था ICD-10 का। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर, जो कि हमारा F32 F39 चैप्टर है इसका ICD-10 का, ठीक है। तो मूड डिसऑर्डर की जो मूड डिसऑर्डर होता है इसको हम मेनली डिप्रेसिव एपिसोड्स के नाम से भी जानते हैं। इन दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो मेनली डिप्रेसिव एपिसोड्स या साइकोसिस हम इसे कह सकते हैं। और एक और इसके नाम से जाना जाता है, दैट इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर जो होता है ये F32 F39 चैप्टर जो है ICD-10 का उसके अंतर्गत आता है मूड डिसऑर्डर। इसको मैनिक डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो मूड डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, इसके इंट्रो के बारे में हम जान लेते हैं। व्हाट इज द इंट्रो ऑफ मूड डिसऑर्डर? तो मूड डिसऑर्डर क्या होता है कि एलिवेशन होना मूड का, या फिर बोल सकते हैं डिस्टर्बेंसेस होना मूड का, इमोशनल बिहेवियर्स का, ठीक है, उसका क्या होना, डिस्टर्बेंस होना। अब या तो उसमें डिस्टर्बेंसेस तीन तरीके से होगा। या तो क्या होगा, एलिवेशन होगा मूड का, यानी एक्सेसिव क्या होना, एक्साइटमेंट होना, दैट इज एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। या फिर क्या होना, डिप्रेशन होना, डिप्रेशन की कंडीशन अराइज होना, यानी डाउन स्विंग ऑफ मूड होना। या फिर जो थर्ड कंडीशन आती है वो होती है बोथ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को मेनिया भी देखने को मिलेगा और डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसे हम मेनिक डिप्रेसिव एपिसोड या साइकोसिस हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एलिवेशन ऑफ मूड हो रहा है, यानी अप स्विंग हो रहा है मूड का, और डिप्रेसिव यानी डाउन स्विंग ऑफ मूड हमें देखने को मिल रहा है। और दोनों कंडीशन भी पेशेंट में हमें देखने को मिल सकती है, जिसे हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये क्या होता है कि मूड डिसऑर्डर किसी भी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से देखने को मिल सकता है, कि फिजिकली कोई डिस्टर्बेंसेस है या मेंटली कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहा है पेशेंट को, तो उसकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें कि हमने यहाँ लिखा है मूड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मूड। मूड क्या है? तो मूड क्या होता है? मूड इज अ सस्टेन्ड एंड परवेसिव इमोशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कि क्या होता है, सस्टेन्ड और परवेसिव जो बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, इमोशनल बिहेवियर कह लो, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड मूड। मूड क्या होता है कि सस्टेन यानी निरंतर चलने वाला, परवेसिव यानी कि स्प्रेड होने वाला, कंटिन्यूअस चलने वाला और स्प्रेड होने वाला एक ऐसा इमोशनल बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, या फिर हम कह सकते हैं इसकी इंटरनल फीलिंग्स। किसी भी इंडिविजुअल का या तो उसका इमोशनल बिहेवियर या फिर उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स है वो क्या करता है, जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, जिस वे में एक्सप्रेस करता है, दैट इज मूड। वो क्या है, मूड है। मूड इज व्हाट कि सस्टेन एंड परवेसिव, यानी निरंतर कंटिन्यूअस जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी पर्सन के इमोशनल बिहेवियर में, उसके इंटरनल फीलिंग्स में, उसकी जो सराउंडिंग में, या फिर वो फील क्या कर रहा है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज मूड। और मूड कोई जो मूड है वो क्या है, अगर इसकी मूड डिसऑर्डर की बात करें तो मूड डिसऑर्डर क्या होता है, ये तो बात की हमने मूड की कि भैया कंटिन्यूअस चलने वाला या चेंजेस होने वाला इमोशनल बिहेवियर या जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज मूड। अब बात करते हैं मूड डिसऑर्डर क्या होता है। यहाँ तो हमने ओनली मूड की बात की थी, अब बात करते हैं मूड डिसऑर्डर क्या होता है। तो मूड डिसऑर्डर क्या होता है कि कंटिन्यूअस चेंजेस होना, ठीक है, वही पर्सन की जो भी इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, इंटरनल फीलिंग्स जो होती है, उसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस चेंजेस होना, ठीक है। अब वो चेंजेस जो हो रहे हैं उसको एक रेंज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। वो रेंज कौन सी होती है कि क्या होना, सीवियर एलिशन होना। सीवियर एलिशन क्या होता है, इट मीन्स होना कि अपस्विंग ऑफ मूड,
स्विंग ऑफ मूड दैट इज सीवियर इलेशन। एक तो जो रेंज होती है वो होती है एक सीवियर इलेशन की, जिसके अंदर पेशेंट का क्या होता है, मूड अपस्विंग होता है, मतलब एक्सेसिव एक्साइटमेंट हमें उसमें देखने को मिलती है। और जो सेकंड होता है दैट इज सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है, डाउन स्विंग ऑफ मूड होता है। ठीक है, यानी वो पर्सन खुद को क्या करता है, लो फील करने लगता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो डाउन होता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं मतलब खुद से वो खुद को लो फील, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वो खुद को फील करेगा। और मैनिक कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन खुद को क्या करेगा, एक्सेसिव एक्साइटमेंट हमें उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज मूड डिसऑर्डर। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मूड डिसऑर्डर कह रहे हैं, कि जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, उसके अंदर कंटिन्यूअस उसके जो मूड बिहेवियर होता है, इमोशनल बिहेवियर या उसकी इंटरनल फीलिंग्स जो होती है, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कि कंटिन्यूअस बार बार चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, मूड डिसऑर्डर है। उसमें तीन कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो मैनिक कंडीशन होती है, एक डिप्रेसिव, जिसके बिहाफ पे हमने इसका मैनिक डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर भी इसका नाम रखा था, नाम है। तो मेनिया में तो क्या हो रहा है कि अपस्विंग हो रहा है मूड का, यानी मूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और डिप्रेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है, डाउन स्विंग ऑफ मूड, यानी मूड का क्या होना, डिक्रीज होना। ठीक है, दैट इज मूड डिसऑर्डर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। मूड डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मूड डिसऑर्डर जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, जैसे कि हमने उसके नाम में भी था, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या मैनिक डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर। तो उसके बिहाफ पे मूड जो है उसको सीवियरिटी के बिहाफ पे, उसके सिम्टम्स के बिहाफ पे 3 टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज मैनिया, या जिसे हम कह सकते हैं मैनिक एपिसोड। ठीक है, सेकंड वन इज डिप्रेशन, जिसे हम डिप्रेसिव एपिसोड भी कह सकते हैं। और लास्ट होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो टाइप्स की हमने यहाँ पे बात की है। तो बेसिकली 3 टाइप्स से हम मूड डिसऑर्डर देखते हैं। तो मेनिया की कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें अपस्विंग होता है मूड का। सेकंड जो होती है दैट इज डिप्रेशन, यानी डाउन स्विंग होना मूड का। और थर्ड होती है बाइपोलर, यानी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, यानी जिसे हम मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड भी कहते हैं। ठीक है, कि जिसमें मेनिया भी देखने को मिल रहा है और डिप्रेशन भी देखने, लेकिन ये एक टाइम पे अकर नहीं होते कि दोनों एक साथ अकर हो रहे, नहीं, डिफरेंट टाइप पे होंगे और दोनों ही अकर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर मेनिया, हम तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट आज जो इसमें मूड डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मेनिया, जिसे हम मैनिक एपिसोड कहते हैं। ठीक है, तो मेनिया होता क्या है बेसिकली, मेनिया क्या होता है कि क्या होना, एलिवेशन होना मूड का। एलिवेशन इज व्हाट, कि एक्सेसिव एक्साइटमेंट होना मूड का, इंक्रीजमेंट होना मूड का। पर्सन खुद को, मतलब इसमें मेनिक कंडीशन में जो पेशेंट होता है ना, खुद को बहुत हैप्पी फील करता है, मतलब कि ब्लिसफुलमेंट हम इसे कह सकते हैं, कि एक अलग ही लेवल पे बंदा चले जाता है। ठीक है, मेनिया की कंडीशन में इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है एलिवेशन ऑफ मूड में। अब उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है कि जैसे उसकी ओवर एक्टिविटीज का क्या होना, इंक्रीजमेंट होना। ठीक है, ओवर एक्टिविटीज का इंक्रीजमेंट होना, ग्रैंडियोसिटी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। ओवर एक्टिविटीज का बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, बिहाइंड एनी नो रीजन, मतलब कुछ भी रीजन नहीं है और बंदा क्या कर रहा है, ओवर एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी, जैसे कि हमने सिजोफ्रेनिया में भी पढ़ा था कि ग्रैंडियोसिटी में पर्सन खुद को क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करता है, मतलब हाई लेवल पे चला जाता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स की इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, इरिटेबिलिटी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर हमें
देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्या है, मेनिया है। मतलब मेनिया क्या होता है, एबनॉर्मल एलिवेशन होना मूड का, जो कि कैरेक्टराइज होता है इंक्रीज द ओवर एक्टिविटीज, इनएप्रोप्रिएट इलेशन ऑफ मूड यानी एक्सेसिव एक्साइटमेंट होना। इसके अलावा ग्रेंडियोसिटी, खुद को सुपीरियर वो फील करता है। सेक्सुअल डिजायर्स का इंक्रीज होना, इरिटेबिलिटी का इंक्रीज होना, इनएप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर करना, दैट इज मेनिया। ये क्या है, मेनिया है। नेक्स्ट इसमें मेनिया के अंदर हम इसकी इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें, अगर मेनिया के अंदर इंसिडेंस रेट की बात करें तो हम ये क्या होता है कि 2 से 3% मतलब हर पर्सन में देखने को मिल सकता है। 2 to 3% इसका जो इंसिडेंस रेट होता है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ईटियोलॉजिकल फैक्टर की, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मेनिया का एक कारण बनते हैं। ईटियोलॉजी में जैसे हम सब में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में वही हेरिडिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट, ठीक है। हेरिडिटी में क्या होता है कि अगर जो पेरेंट्स है उसमें जैसे बहुत पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स को क्या है, अगर वो मूड डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, इट मीन 74% चांसेस है कि उनकी जो जनरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन, उसके अंदर मूड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर उनमें से एक भी है, या जैसे कि मदर को कह लो कि मदर को मूड डिसऑर्डर है या फादर को मूड डिसऑर्डर है, तो 27% चांसेस है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को मूड डिसऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो आता है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम आते हैं जैसे वही सेरोटोनिन, डोपामिन, गामा माइनोब्यूटारिक एसिड। अब इनमें न्यूरोट्रांसमीटर कैसे मेनिया को इंक्रीज करेगा कि जब न्यूरोट्रांसमीटर, दो कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसको शो करेगा, मेनिया को, मतलब मेनी कंडीशन यहाँ पे अकर होगी, ठीक है। वही अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसको शो करेगा, डिप्रेशन को शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे न्यूरो एनाटॉमिक कॉजेस भी आते हैं। न्यूरो एनाटॉमिक कॉजेस के अंदर क्या होगा कि अगर हम जब एमआरआई या सीटी हम जब एमआरआई करा रहे हैं पेशेंट की, तो अगर मेनिया की कंडीशन होगी तो जो उसका ग्लोबस पैलिडस होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसका क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट, वो हमें देखने को मिलेगा। अगर डिप्रेशन की कंडीशन होगी तो जो उसके लिम्बिक फंक्शंस है उनका क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल देखने को मिलेंगे, यानी उनका डिसफंक्शंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल कॉजेज। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हमें मेनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए जैसे कि ब्रेन लीजन्स की वजह से हो गया, साइड इफेक्ट्स ऑफ जैसे कि मेडिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए उनकी वजह से देखने को मिल सकता है, स्टेरॉइड्स हो गए, सेडेटिव्स हो गए, तो उनकी वजह से भी हमें मेनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है साइकोसोशियल कॉजेज। साइकोसोशियल कॉजेज के अंदर जैसे कि किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई उसकी वजह से, है ना, चाइल्डहुड फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज उसके साथ हुआ तो उसकी वजह से भी हमें मेनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स की। क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मेनिया में 3 टाइप्स के हमें सीवियरिटी यानी उसके सिम्टम्स के बिहाफ पे 3 टाइप्स के हमें इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज एलिवेशन ऑफ मूड, एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। और थर्ड जो होता है दैट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स के क्लिनिकल फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन हमें जो मूड डिसऑर्डर जिसमें स्पेशली मेनिया की कंडीशन जो होती है मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल की तुलना में, ठीक है। तो 3 टाइप्स के इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे, एलिवेशन ऑफ मूड, साइकोमोटर
मोटर एक्टिविटीज एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ मूड की। अब जो एलिवेशन होता है मूड का वो 4 टाइप से हमें देखने को मिलता है एलिवेशन मूड का, ठीक है, जिसमें 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलेगी। जो स्टेज फर्स्ट होगी दैट इज जो स्टेज फर्स्ट होगी वो होगा हमारा यूफोरिया, ठीक है, जिसे हम माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड भी कहते हैं। जो यूफोरिया होगी इस कंडीशन में क्या होगा, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड के अंदर कि पेशेंट को क्या होगा कि वो खुद को मतलब कि वो खुद को एक कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो ग्रेट फील करेगा, इसके साथ ही उसके अंदर हैप्पीनेस हमें देखने को मिलेगी जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है और बिना फालतू में मतलब बिना किसी रीजन के वो क्या है, खुश है वो पर्सन। और इसके अलावा इसके अंदर वो पर्सन खुद को क्या करेगा, एक इंटेलिजेंट फील कराएगा, दैट इज यूफोरिया। स्टेज सेकंड जो आती है दैट इज जो स्टेज सेकंड आती है दैट इज इलेशन या मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड भी कह सकते हैं। स्टेज सेकंड इलेशन, जिसे मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड भी कहा जाता है, कि इसके अंदर पर्सन क्या हो रहा है, इलेशन मींस होता है एक्सेसिव एक्साइटमेंट होना, कि इसके अंदर पर्सन क्या करता है, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। इसके अलावा साइकोमोटर एक्टिविटीज जैसे ओवर एक्टिविटीज का करना, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर का इंक्रीज होना। इसके अलावा अगर कोई उसका क्रिटिसिज्म करता है यानी उसको आलोचना कोई करता है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता किसके अंदर, इलेशन के अंदर। थर्ड जो होती है दैट इज एक्सलेशन, एक्सलेशन जिसे हम सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सलेशन के अंदर हमें इसमें 2 टाइप्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट इज डेल्यूजन और जो दूसरा होता है दैट इज ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन इज व्हाट कि एबनॉर्मल थिंकिंग हमें उसकी देखने को मिलती है और वो खुद को यहाँ पे ग्रैंडियोसिटी यानी खुद को एक बोल सकते हैं एक सुपीरियर फील करता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पर्सन वो खुद को फील कराता है। और लास्ट जो स्टेज आती है दैट इज एक्टेसी, जिसे वेरी सीवियर इलेशन ऑफ मूड भी कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट मतलब कि विशफुलमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। विशफुलमेंट बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या फील होता है, परम सुख, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो हाई लेवल वाली हैप्पीनेस होती है वो यहाँ पर्सन फील करता है। तो ये क्या था, एलिवेशन ऑफ मूड था जिसके अंदर हमने 4 स्टेजेस पढ़ी। फर्स्ट इज यूफोरिया, सेकंड इज इलेशन ऑफ मूड, थर्ड इज एक्सलेशन और फोर्थ इज एक्टेसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज द साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटीज जैसे कि ओवर एक्टिविटीज का इंक्रीजमेंट होना, ठीक है, वो क्या करता है, एक पर्सन एक ही टाइम पर कई सारे काम करने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुअर इम्पल्स कंट्रोल, मतलब वो खुद के इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अनयूजुअली अलर्ट रहता है वो, ठीक है, वो सब इसमें देखने को मिलता है साइकोमोटर एक्टिविटीज में। फिर आते हैं कॉग्निटिव सिम्पटम्स। कॉग्निटिव में जैसे कि स्पीच और थॉट में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर मैंने की कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन का जो स्पीच और वॉल्यूम जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, वो मतलब एक कन्वर्सेशन को छोड़ के किसी दूसरी कन्वर्सेशन में क्या करता है, चला जाता है, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अलावा सीवियरिटी असेस करेंगे, सीवियरिटी ऑफ लेवल ऑफ मेनिया की। इसके अलावा यहाँ पे हम लिथियम जो टॉक्सिसिटी होती है वो हम असेस करेंगे, ब्लड के अंदर स्क्रीनिंग करेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को हम यहाँ पे असेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट वही फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हम मेनली इसमें लिथियम जो थेरेपी होती है उसका यूज करते हैं। इसके अलावा एंटीमेनिक ड्रग्स का यूज करेंगे, एंटीसाइकोटिक्स का यूज करेंगे। एंटीमेनिक जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम वॉलपैरेट हो गया, इन सब का यूज करेंगे। एंटीसाइकोटिक हैलोपेरिडोल, बेंजोडायजेपिन, इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो सेकंड मैनेजमेंट हम वो यहाँ करते हैं दैट इज ईसीटी, कि अगर पेशेंट को ये जो भी हम ड्रग्स उससे प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशन
प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 5 से 6 ECT यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और जो लास्ट मैनेजमेंट आता है इसके अंदर, दैट इज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में वही फैमिली थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, इसके अलावा हम उसे मिलियो थेरेपी यहाँ पे देंगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पेशेंट के सराउंडिंग बनाएंगे कि वो खुद को बेटर फील कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे एक्सप्रेस कर सके, और उसके आसपास एक एनवायरनमेंट जो है, सेफ एनवायरनमेंट हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, जिसमें पेशेंट को फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा जो भी उसकी वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है पेशेंट को, उसको हम लेवल पे लाएंगे। इसके अलावा जो भी वर्बल कम्युनिकेशन जो उसका इम्पेयर्ड हुआ है उसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, उसका स्लिप पैटर्न को नॉर्मल करेंगे और उसको सेल्फ केयर डेफिसिट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस। आई होप आपको मेरे क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्रेशन की, जो कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम डिप्रेशन और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बात करेंगे। यहाँ तक मेरी आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।